45 साल की रमाबेन ने मुझे बताया कि पिछले 6 महीने से उनको राइट हाथ में झुनझुनी होती है और ये राइट हाथ में झुनझुनी वो रात को होती है या फिर जब वो 10 मिनट से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती है या जब वो भारी वजन उठाती है तभी ही उनको राइट हाथ में झुनझुनी होती है। ये झुनझुनी शुरू में हफ्ते में 1 बार 2 बार होती थी, पर धीरे धीरे ये रोज होने लगी। दिन और रात वो परेशान हो गई थी इस झुनझुनी से और पिछले 2 महीने से ये झुनझुनी लेफ्ट हाथ में भी दिखने लगी। अब उनको दोनों हाथ में झुनझुनी होने लगी और ये देख के उसके पति, उसके घर वाले सब बहुत घबरा गए कि जाने क्या हो गया है। सारा दिन हाथ में झुनझुनी होती ही रहती है। उनको समझ में नहीं आया हम किसको दिखाएं। दोस्तों, अगर आपकी कहानी रमाबेन जैसी है तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरुमुखानी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रमाबेन की बीमारी के बारे में, जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम या CTS। ये कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में मैं बताऊंगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, ये कितना कॉमन है, ये क्यों होता है, इसका निदान कैसे किया जाता है, इसका इलाज क्या है और क्या हम इस कार्पल टनल को रोक सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कार्पल टनल क्या है दोस्तों? दरअसल हमारे हाथ में एक नस जाती है जिसका नाम है मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व यहाँ से गुजरते हुए हाथों तक जाती है। बीच में यहाँ रिस्ट में एक टनल आता है जिसको हम कहते हैं कार्पल टनल, क्योंकि आजू बाजू कार्पल बोन्स है। तो कार्पल टनल से गुजरने वाली ये नस जब दब जाती है तो हम कहते हैं मरीज को कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है, यानी कि CTS। इस कार्पल टनल सिंड्रोम में मरीज को जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है हाथ में झुनझुनी और धीरे धीरे झुनझुनी बढ़ती जाती है। कई लोग सुनापन महसूस करते हैं, किसी मरीज को दर्द भी होता है और या कभी कभी जलन भी होती है। और ये शुरू में हफ्ते में 1 बार 2 बार होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते सारा दिन फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में उसकी असर होती है। ये झुनझुनी दरअसल इन 4 फिंगर्स में होती है, खास करके रात में। जो लोग रात को मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसी पोजीशन में उनके ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज शुरू हो जाता है और नींद में अगर वो हाथ ऐसे रख के सोते हैं या कोई लोग ऐसे रख के सोते हैं तो उनमें हाथों में झुनझुनी बढ़ जाती है। जो लोग रिस्ट का मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, मसलन के 2 व्हील चलाना या कीबोर्ड का इस्तेमाल करना या मिल्किंग ऑफ द काउ में, तो ये सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और समय पर इसका इलाज न कराने पर मरीज की हाथ की ताकत भी कम हो जाती है और उनको चीज़ें उठाने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मरीज को समय पर इलाज कराएं, समय पर इलाज कराएं। कितना कॉमन है ये कार्पल टनल सिंड्रोम दोस्तों? दरअसल अगर मैं किसी 100 लोगों से मिलता हूँ तो उनमें से 1 से 5% लोगों में कार्पल टनल पाया जाता है और ये कार्पल टनल महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा पाया जाता है। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि इस कार्पल टनल की वजह क्या है। ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई वजह पाई नहीं जाती है, जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक कार्पल टनल सिंड्रोम। लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें रिस्ट मूवमेंट ज़्यादा होता है, उसमें ये कार्पल टनल ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि आप किसी भी टीचर्स को ले लो जो बोर्ड पे सारा दिन लिखती हैं, या IT प्रोफेशनल्स को ले लो जो जिनका रिस्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो हर कोई मोबाइल और कंप्यूटर्स का यूज़ करता है। मान लो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी छोटे क्लिनिक में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, सब लोग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो जिनका रिस्ट का मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो उनमें कार्पल टनल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसमें कार्पल टनल ज़्यादा पाया जाता है। मसलन तो थायराइड की बीमारी यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में कार्पल टनल बहुत कॉमन है और ओबीस वुमेन में या ओबीस मेल्स में भी कार्पल टनल ज़्यादा पाया जाता है। कार्पल टनल का निदान कैसे करें? दरअसल अगर किसी मरीज को हाथों में झुनझुनी है या उनको लगता है उनको कार्पल टनल हो सकता है तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, इसलिए उनको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट आपके सिम्टम्स को देखते समझ जाते हैं कि आपको कार्पल टनल है या नहीं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें मरीज को हाथ में झुनझुनी तो होती है लेकिन उनको कार्पल टनल नहीं होता है।
मसलन तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो ऐसे मरीजों में यहाँ दर्द होता है, थोड़ा सा हाथों में दर्द होता है और दोनों हाथों में झुनझुनी होती है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं उन्होंने समझो वजन ज़्यादा उठाया, उनको गर्दन में दर्द हो गया और पूरे हाथ में भी दर्द हो गया और उंगलियों में झुनझुनी होती है, तो ऐसे मरीजों में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, ना कि कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ मरीज जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उनको भी दोनों हाथ में झुनझुनी होती है, तो उनको भी कार्पल टनल नहीं होता है। इसके अलावा कई मरीज जिनको लकवा होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ में ताकत कम हो जाती है, उनको भी हाथों में झुनझुनी होती है, तो ऐसे मरीजों को लकवा होता है, न कि कार्पल टनल सिंड्रोम। यानी हर मरीज जिसको हाथों में झुनझुनी है उनको कार्पल टनल नहीं होता है। इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट आपकी बातों से आपको जांच करके पता करता है कि आपको कार्पल टनल है या नहीं। दरअसल न्यूरोलॉजिस्ट आपकी बातों के बाद 2 टेस्ट करता है अपनी क्लिनिक में। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैलेंस टेस्ट, यानी कि मरीज को कहता है आप दोनों हाथ ऐसे रखो। दोनों हाथ ऐसे रखने से मरीज को आधे या 1 मिनट में हाथों में झुनझुनी शुरू हो जाती है। और दरअसल झुनझुनी इन 4 फिंगर्स में होती है, ना कि 5 फिंगर में। सच बताऊं तो 3.5 फिंगर्स में होती है, ये आधा फिंगर और ये फिंगर में झुनझुनी नहीं होती है। इससे पता चलता है कि मरीज को कार्पल टनल है या नहीं है। दूसरा टेस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट करता है वो है टीनल साइन, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट हाथ में यहाँ पर थोड़ा सा पटकता है, उसे हाथ में झुनझुनी होती है, तो उस झुनझुनी से भी पता चलता है कि मरीज को कार्पल टनल है या नहीं। आप भी घर बैठे अगर आप ऐसे ऐसे पटको और यहाँ झुनझुनी हो तो समझ जाना आपको कार्पल टनल हो सकता है। एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को जांच के बाद पता चला कि मरीज को कार्पल टनल है, तो कुछ रिपोर्ट्स कराते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड रिपोर्ट्स, जिसमें डायबिटीज, थायराइड की बीमारी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी की जांच की जाती है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नस की जांच, जिसको हम कहते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी। इस नर्व कंडक्शन स्टडी में दरअसल यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल करंट दिया जाता है। उससे आपको पता चलता है कि मरीज को कार्पल टनल है या नहीं है। अगर है तो कितनी मात्रा में है, थोड़ा सा है, मीडियम है या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उनका इलाज डिफर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कुछ डॉक्टर्स कराते हैं वो है यहाँ की सोनोग्राफी, रिस्ट सोनोग्राफी। उससे भी हमें पता चलता है कि मरीज को कार्पल टनल है या नहीं है। इस कार्पल टनल का इलाज क्या है? इस कार्पल टनल के 2 इलाज है, एक है सर्जरी और दूसरा है नॉन सर्जिकल। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ सर्जरी आपको पसंद नहीं आता है। हम सबसे पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की ही बात करेंगे। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अगर आप कंप्यूटर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको रिस्ट की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यूस लंबा समय काम ना करें। ये छोटी सी चीज़ करने से आपको रिलीफ मिलती है। सेकंड, हम मरीजों को यहाँ पर रिस्ट स्प्लिंट पहनने के लिए कहते हैं। ये रिस्ट स्प्लिंट दरअसल हम रात को पहनने की सलाह देते हैं। 4 या 6 हफ्ते अगर मरीज रिस्ट स्प्लिंट पहनता है तो उनको न सिर्फ रात के बल्कि दिन के सिम्टम्स भी कुछ मरीज में कम हो जाते हैं। खास तौर के प्रेग्नेंट लेडी में, जिससे हम ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते, उनमें रिस्ट स्प्लिंट बहुत काम की चीज़ होती है। उनको रात को अच्छी नींद आती है तो पूरा दिन अच्छा चलता है। तीसरा जो इलाज है वो है कुछ दवाइयाँ, जैसे हम प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन नाम की दवाई देते हैं। चौथा, कुछ मरीज में जहाँ दर्द बहुत ज़्यादा होता है वहाँ NSAIDs की ड्रग्स देते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन या डाइक्लोफेनेक। कुछ मरीजों में इतना करने पे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, उनमें हम फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस से भी मरीज को कभी फ़ायदा होता है। फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराती है और कुछ मरीजों में लोकल अल्ट्रासाउंड या लेज़र थेरापी देते हैं। बहुत कम मरीज होते हैं जिससे इससे फ़ायदा होता है, लेकिन ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकोड यानी स्टीरॉयड इंजेक्शन जो यहाँ पे दिया जाता है। उससे मरीज को 3 महीने तक ये CTS या कार्पल टनल के सिम्टम्स चले जाते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद ये सिम्टम्स आने की पॉसिबिलिटी वापस हो सकती है। कुछ मरीजों में चला ही जाता है बीमारी, तो इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी की मात्रा ज़्यादा है या इन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो फिर सर्जरी ही नेक्स्ट स्टेप है। घबराओ नहीं दोस्तों, सर्जरी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सर्जरी है।
इसके लिए आपको कोई प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई भी न्यूरो सर्जन को आप कांटेक्ट कर सकते हो। दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा इंसिशन दिया जाता है। ये जो कार्पल टनल जो सिकुड़ गया है उसको खोला जाता है। उससे क्या होता है कि नस रिलीज हो जाती है और ये आपके सिम्टम्स चले जाते हैं। और ये 95% से ज़्यादा मरीजों को इससे फ़ायदा होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम इस कार्पल टनल को रोक सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स सजेस्ट करता हूँ जिससे आपके कार्पल टनल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नंबर 1, अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो आप ध्यान रखें कि आप कुंजियों को ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं। आप रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में ज़्यादा रखें और सिंपल मूवमेंट्स करें। आपका जो कीबोर्ड है वो बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो आप ऐसे ऐसे रखोगे और ऊपर होगा तो आपकी रिस्ट की मूवमेंट्स ज़्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिस्ट की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ना हो। नंबर 2, आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है, यानी हर 20 मिनट में आपको उठ जाना है अपनी टेबल से। ये आप नहीं करोगे तो आपके कार्पल टनल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, इस 20 सेकंड या 30 सेकंड के ब्रेक में आपको अपनी हाथों को कुछ एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप हाथ सीधा रखें ऐसे 5 सेकंड के लिए, फिर छोड़ दें, फिर दूसरी बार ऐसा 5 सेकंड के लिए सीधा रखें, फिर छोड़ दें। और कुछ मरीज तो ऐसे रिस्ट बना के ऐसे करते हैं 5 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी बार ऐसा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके हाथ रिलैक्स हो जाते हैं और फिर आप दोबारा काम कर सकते हो। तो ये छोटा ब्रेक, फ्यू स्मॉल एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा कुछ लोग जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो उनका माउस का यूज़ करने से उनको थोड़ा सा दर्द होता है। अगर ऐसा है मतलब आपकी रिस्ट की पोजीशन ठीक नहीं है तो या ना आपको रिस्ट की पोजीशन या तो ठीक करनी चाहिए या आपको माउस चेंज करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हो और आप पेन के साथ अगर आप माउस का यूज़ करते हो तो आपके कार्पल टनल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में कार्पल टनल के सिम्टम थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो मैं हमेशा मरीज़ को कहता हूँ अपने हाथ ठंड के मौसम में थोड़े गर्म रखें, इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करें। या अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, इससे भी आपके हाथ में जकड़न या झुनझुनी कम हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और आपको कार्पल टनल संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बहुत ज़्यादा शेयर करना। और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।